नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। वक्त हो चला है जनहित का और जनहित में आज हम बात कर रहे हैं किसानों का हल्ला बोल। तो हम बात कर रहे हैं दिल्ली चले किसान शंभू बॉर्डर पर घमासान। पंजाब और हरियाणा की सीमाओं पर बीते 11 महीने से डटे किसानों ने दिल्ली मार्च शुरू किया है। हालांकि किसानों को पुलिस ने रोक दिया। 101 किसानों का जत्था दिल्ली के लिए अंबाला के शंभू बॉर्डर से रवाना हुआ था। दिल्ली कूच को लेकर अंबाला में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। आपको बता दें, लगभग 11 से 12 गांवों में ये इंटरनेट सेवाओं को बाधित किया गया। 9 दिसंबर तक ये इंटरनेट सेवाएं बाधित रहेंगी, ये आदेश दिए गए हैं। आपको बता दें, पंजाब की खनौरी सीमा पर पिछले 10 महीने से डेरा डाले बैठे किसानों का एक जत्था आज दिल्ली कूच कर रहा था। खनौरी सीमा पर अनशन पर बैठे किसानों ने हर घर से एक व्यक्ति के पहुंचने का आह्वान किया था। विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे किसानों ने शंभू बॉर्डर पर बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश की। हालांकि सुरक्षा बलों ने उनको दिल्ली की ओर बढ़ने से रोक दिया। शंभू बॉर्डर पर किसानों पर ड्रोन से भी निगरानी रखी जा रही थी। आंदोलनकारी किसानों पर आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए। इस बीच किसान दिल्ली जाने के लिए अड़े नजर आए। उन्होंने शंभू बॉर्डर पर मौजूद कटीले तारों को हटा दिया और लोहे की कीलों की एक जो परत जो सड़क पर लगाई गई थी उसको भी हटा दिया। किसानों की तरफ से रास्ता बनाने की कोशिश की जा रही थी ताकि यहां से हरियाणा की तरफ वो कूच कर सके। आपको बता दें, पुलिस की तरफ से आंसू गैस के गोले छोड़े गए। दिल्ली कूच करने वाले किसान आंसू गैस के गोले और पुलिसिया कार्रवाई के बाद वहां से लौट पड़े। अब मीटिंग करके कल के बारे में रणनीति बनाने की किसान बात कर रहे हैं। हालांकि दूसरे किसान अब भी पुलिस के नजदीक हैं। आपको बता दें कि 101 किसानों के जत्थे ने शुक्रवार सुबह दिल्ली कूच का ऐलान किया, लेकिन कुछ ही मीटर के बाद मल्टीलेयर बैरिकेडिंग से उनको रोकने की कोशिश की गई। हरियाणा पुलिस ने किसानों से कहा कि वो आगे ना बढ़ें। आंदोलन को देखते हुए अंबाला में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता धारा 163 को लागू कर दिया गया है। आपको बता दें, ये किसान फसलों पर एमएसपी की लीगल गारंटी की मांग को लेकर मार्च कर रहे हैं। किसान यूनियनों के झंडे थामे कुछ किसानों ने सुरक्षा कर्मियों द्वारा लगाई गई लोहे की जाली को नदी पर बने पुल से नीचे ढकेल दिया। हरियाणा सीमा पर भारी संख्या में सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की गई है। डिप्टी कमिश्नर ने इस दौरान आदेश दिए हैं कि पैदल वाहन या किसी अन्य माध्यम से यहां से गुजरने से उन्होंने मना किया हुआ है। तो बॉर्डर पर पुलिस की कार्रवाई के बाद किसान अब वापसी कर रहे हैं। किसान नेता सरवन सिंह पंढेर ने किसानों को वापस बुलाने की घोषणा की है। किसान संगठनों ने आज रात की मीटिंग करने की बात कही और आगे की रणनीति इसी मीटिंग में तय होगी। आज शाम को दिल्ली कूच का जो ऐलान किया गया था, इसमें 101 किसानों की सूची जारी की गई थी। फिलहाल अब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इन किसान नेताओं ने दिल्ली कूच का फैसला फिलहाल आज के लिए वापस ले लिया है। लेकिन सवाल बड़ा है कि एक बार फिर से अन्नदाता सड़कों पर है। की खबरें इस तरह का देखिए, ये सब दिखा दीजिए। ठीक है, ये सब हो रहा है। क्या कहेंगे सर? बहुत जबर कर रही है सरकार पीसफुली। हमने तो फिर अपील की है कि आप चेक करके हमें आगे जाने दीजिए। आगे क्या करेंगे? अभी जारी देखिए, अभी करते हैं। अभी सारी सिचुएशन पे हम निगाह रख रहे हैं। हम तो आज भी आपको अपील करते हैं, एसपी अंबाला को भी मैंने बोला है, अब चेक कर लो, या बातचीत से मसले का हल करो या पीसफुली हमें आगे जाने दो। देश हमारा है, देश के नागरिक हैं हम, कोई दूसरे देश से आए हुए लोग नहीं हैं। हमारे साथ जो दुश्मन देश के नागरिक जैसा सलूक नहीं करना चाहिए। हम अन्नदाता हैं, अन्नदाता आपको सरकार बनाता है। हम तो कहते हैं प्रधानमंत्री जी को सद्बुद्धि दे भगवान, वो बल प्रयोग से पीछे हटे, अपनी उपराष्ट्रपति की बात मानकर बातचीत का रास्ता खोले। ये आम गोला नहीं लग रहा है, क्या हो सकता है? देखिए, अभी मैं टेक्निकल इसके बारे में कुछ मुझे नहीं ज्ञात है। बहुत ज्यादा आवाज करता है। हाँ, वो तो क्या हो सकता है? जैसे गैस से भी हमारे लोगों के ऊपर फेंकी गई, गैस फेंकी गई। अब हंजू गैस इस्तेमाल जोर से हो रहा। फूल साहब के जख्मी होने की खबर है और कुछ लीडर और भी हैं जिन जो जख्मी हुए हैं। बता दिया आपको 163 लगी हुई है यहाँ पे। तो वी आर नॉट गोइंग टू अलाउ विदाउट परमिशन। दे मस्ट नीड अ परमिशन फॉर दिस। देयर इज नो परमिशन। इफ दे थ्रो
सिर्फ आज का जत्था वापस बुलवाया है। आगे की रणनीति 1 घंटे बाद पीसी करके बताएंगे। जख्मी ज्यादा हो गए हैं। जत्थे जो है 2-2.5 घंटे से गैस झेल रहे हैं। नुकसान ज्यादा हो गया, इसके लिए दोनों फोरमों ने वापस बुलाया। अब लौटते हैं अपने अहम मुद्दे पर। हम बात कर रहे हैं किसानों के मुद्दे पर। आज किसानों का दिल्ली कूच का ऐलान, और इस दौरान किसानों के कूच को देखते हुए प्रशासन ने तमाम व्यवस्थाएं की थी, और किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए आंसू गैस के गोले भी प्रशासन के द्वारा छोड़े गए, और कई किसान इस दौरान घायल भी हुए हैं। और अब आखिरकार किसानों ने आज का जो मार्च था वो स्थगित कर दिया है। कल नई रणनीति के साथ किसान आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं। इस बीच संसद में भी किसानों की बात जोर शोर से आज उठाई गई। कृषि मंत्री शिवराज सिंह के द्वारा किसानों को आश्वस्त किया गया। वहीं कुछ दिन पहले आपको बता दें, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किसानों की बात रखते हुए उन्होंने साफ तौर पर सरकार पर निशाना साधा था। उन्होंने कहा था कि किसानों से जो वादा किया गया था उसको पूरा क्यों नहीं किया गया। आज उसी बयान के आधार पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश साफ तौर पर सरकार पर हमला बोलते नजर आए। संसद में यह दिलचस्प नजारा देखने को मिला, दिखाते हैं आपको। जयराम रमेश, 5th सप्लीमेंट्री। सर आज कई किसान संगठन संसद मार्च कर रहे हैं। प्रश्न पूछिए। कई किसान संगठन संसद मार्च कर रहे हैं। जयराम जी, मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं लंबी बात हुई है कि 3 दिन पहले एक उच्च संवैधानिक पदाधिकारी ने हमारे किसानों की दर्द जयराम रमेश जी के सामने रखी। मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि अधिकारी के टिप्पणियों का उन्होंने संज्ञान लिया है और उनकी क्या राय है एमएसपी को लेकर, जो उस संवैधानिक पदाधिकारी ने। वहीं उपराष्ट्रपति ने, आपको बता दें, 2 दिन पहले अपने बयान में जहां कृषि मंत्री को सीधे तौर पर निशाने पर लिया था, आज राज्यसभा के सभापति और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने प्रश्नकाल के दौरान कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का उनकी तारीफ की और उनका नामांकन भी कर दिया। सभापति ने शिवराज को किसान के लाडले कहा। वहीं कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सदन को बताया कि सभापति के माध्यम से मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि किसानों की सभी उपज न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी जाएंगी। ये मोदी सरकार है और मोदी की गारंटी को पूरा करने की गारंटी है। उसके पहले मैं बता दूं, माननीय मंत्री जी मेरे साथ थे, जाते समय भी थे, आते समय भी थे, और मैंने माननीय मंत्री जी के कहा और मैं आश्वस्त हुआ कि जिस आदमी की पहचान देश में लाडले के नाम से थी वो किसान का लाडला होगा, और मैं पूरी तरह आशावान हूं। और ऊर्जावान मंत्री अपने नाम के अनुरूप शिवराज ये कर दिखाएंगे। जयराम रमेश जी से मुझे उम्मीद थी कि वो कोई प्रश्न पूछेंगे, किसान को बड़ा अच्छा लगता यदि अगर एक बार भी एडजमेंट मोशन आता। आया नहीं। शिवराज जी बोलिए। और आज मैंने आपका नामांकन कर दिया किसान के लाडले। एमएसपी बढ़ाने का काम इस सरकार ने किया है। मैं विद्वान सदस्य को यह ध्यान दिलाना चाहूंगा, 2014 तक 19 तक जो एमएसपी तय की जाती थी उसमें लागत पर 50% जोड़कर तय की जाती थी। 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने ही यह फैसला किया कि लागत पर 50% प्रॉफिट जोड़कर एमएसपी की दरें तय की जाएगी। माननीय सभापति महोदय, मैं उदाहरण दे सकता हूं, जब उधर की सरकार थी तब एमएसपी A2+FL नहीं दिया जाता था। मेरे पास रिकॉर्ड है पूरा, कभी भी 50% से ज्यादा लागत पर इन्होंने लाभ नहीं दिया। लेकिन हम प्रतिबद्ध है कि कम से कम 50% ज्यादा लाभ देकर किसान की फसलें हम खरीदेंगे। मैं माननीय सदस्य को आश्वस्त करना चाहता हूं, किसान का कल्याण हमारी प्रतिबद्धता है। लगातार एमएसपी बढ़ाने का काम अगर वो चाहें तो मैं पूरा रिकॉर्ड उपलब्ध करा सकता हूं, आंकड़े दे सकता हूं।
हमने बढ़ाने का भी काम किया है और जहां जरूरत है एमएसपी पर फसल खरीदने का भी हमने काम किया। मैंने आपको आंकड़े बताए हैं, आगे भी हम किसान के कल्याण में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। जब उधर के मित्र सत्ता में थे तब ऑन रिकॉर्ड उन्होंने ये कहा था कि स्वामीनाथन जो कमेटी है उसकी सिफारिशें हम नहीं मान सकते, विशेषकर 50% लागत पर लाभ देकर। मेरे पास रिकॉर्ड है जो मैंने यहाँ सदन पर भी रखा। इन्हें हमेशा इनकार किया, लेकिन यू विल प्लेस इट ऑन द टेबल ऑफ द हाउस, दिस रिकॉर्ड। जी मेरे पास पूरा ड्यूरिंग कोर्स ऑफ द डे। ये माननीय सभापति महोदय श्रीमान कांतिलाल भूरिया तत्कालीन कृषि राज्य मंत्री, श्रीमान कांतिलाल भूरिया के अलावा शरद पवार जी तत्कालीन कृषि मंत्री, केवीएस थॉमस जी तत्काल मंत्री, राज्य मंत्री तारिक अनवर, इन सब ने यह कहा कि 50% से अधिक लाभ नहीं दिया जा सकता क्योंकि बाजार विकृत हो जाएगा। ऑन रिकॉर्ड मैं इसको पटल पर रखता हूं। माननीय सभापति महोदय, इन्होंने कभी किसान का आदर नहीं किया, कभी गंभीरता से लाभकारी मूल्य देने का नहीं सोचा। लेकिन मैं माननीय सभापति महोदय सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं, 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने फैसला किया कि लागत पर 50% मुनाफा देकर ही मिनिमम सपोर्ट प्राइस तय की जाएगी और वो लगातार तय की जा रही है। तो कहते हुए तकलीफ होती है, किसान को कभी भी इन्होंने लाभकारी दाम देने का प्रयत्न नहीं किया। धान हो, ज्वार हो, बाजरा हो, रागी हो, मक्का हो, अरहर हो, मूंग हो, उड़द हो, कपास हो, मूंगफली हो, सोयाबीन, तिल, राम तिल, इन सब फसलों को 50% से ज्यादा लाभ देकर खरीदा जा रहा है। और कई में तो जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस हम तय कर रहे हैं 100% भी लाभ देकर तय कर रहे हैं। और मैं आपके माध्यम से, इस सदन के माध्यम से सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर किसान का पूरा उत्पाद खरीदा जाएगा। ये मोदी की सरकार है और मोदी की गारंटी पूरा करने की गारंटी है। तो एक बार फिर से किसानों ने हल्ला बोल किया। आपको बता दें, शंभू बॉर्डर पर आज किसानों और सुरक्षा कर्मियों के बीच घमासान देखने को मिला। इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक विशेष पैनल जुड़ा हुआ है। अविरल मलिक बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रदीप चौहान कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए, मुकेश सिंह वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए, रुस्तम अली किसान नेता भारतीय किसान यूनियन, विनीत कुमार सहयोगी सोनीपत हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सुखविंदर सैनी संवाददाता हरियाणा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी मेहमानों का स्वागत करते हुए सुखविंदर से मेरा पहला सवाल। सुखविंदर, अभी किसानों ने हालांकि प्रेस वार्ता की है और आज का जो किसानों का मार्च था उसको वापस लिया है, क्योंकि किसान नेता सुखविंदर पंढेर का कहना था कि कई किसान इस दौरान घायल हुए हैं, आंसू गैस के गोलों से और झड़प के बीच वो घायल हुए हैं। अब आगे की रणनीति उनकी कैसी नजर आ रही है? अभी वहां के किस तरीके की स्थितियां बनी हुई हैं? जी बिल्कुल, आज जो 1 बजे किसानों ने अपना कूच शुरू किया था, दिल्ली का कूच शुरू किया था, उसी दौरान हरियाणा पुलिस द्वारा उनको रोक लिया गया। जबकि ये पहले तय हुआ था कि किसान जो है पैदल मार्च करेंगे, पैदल जाएंगे, लेकिन अचानक उनकी तरफ से जो गोले दागने शुरू कर दिए गए। उनका कहना था कि यहाँ धारा 144 जो आजकल 163 हो चुकी है वो लगी हुई है, आप ऐसे नहीं आ सकते, आप परमिशन दिखाओ। इसी दौरान बताया जा रहा है कि गोलाबारी भी हुई है, अब आंसू गैस भी चली है और किसान काफी जो जख्मी हो गए। इसीलिए सरवर सिंह पंधेर जो इसकी मोर्चे की जो अगुवाई कर रहे हैं आज की डेट में, उन्होंने ये फिलहाल अभी जो आज का जो कूच का प्लान था उसको भी कुछ समय के लिए, ये तो नहीं कहा जा सकता कैंसिल कर, उन्होंने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो अगली रणनीति को अभी ऐलान करेंगे कि आगे आज जाना है कि कल जाना है, कैसे करना है। अभी कुछ ही समय में जो यहाँ पे शंभू बॉर्डर पे अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और उसी में जो सरवर सिंह पंधेर ऐलान करेंगी अगला उनका क्या रणनीति है। जी हाँ, निश्चित रूप से आप हमारे साथ सुखविंदर बने रहिए। सोनीपत से हमारे सहयोगी विनीत कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनीत, अभी आप जहां हैं कैसी स्थिति है? किसानों का जो मार्च था फिलहाल स्थगित करने का ऐलान किसानों के द्वारा किया गया, अभी की स्थितियां कैसी है वहां की? बिल्कुल मनोज, देखिए मैं बताऊं कि अंबाला से शंभू बॉर्डर से जैसे ही किसानों का जत्था निकला, जो कि संयुक्त किसान मोर्चा और किसान मजदूर मोर्चा की जो 101 किसान थे, इनका जत्था जब वहां से निकला था तो जिला प्रशासन और जो पुलिस व्यवस्था है चाक चौबंद व्यवस्था के साथ वहां मौजूद थी। यही देखा जाए तो दिल्ली से सटे सभी बॉर्डर
क्योंकि पानीपत अम्बाला से निकलते हुए पानीपत, पानीपत से सोनीपत, सोनीपत से होते हुए सीधा दिल्ली का रास्ता जाता है। इसी हिसाब से जो जिला प्रशासन है और जिला पुलिस जो है वो तैनात कर दी गई है। और वहीं देखा जाए तो किसानों की रोकने में लगी हुई है। और वहीं देखा जाए तो जिला प्रशासन की भरपूर तैयारियां। हालांकि ये पहली बार नहीं देखने को मिला मनोज, क्योंकि पहली बार भी अम्बाला के शंभू बॉर्डर पर देखने को मिला था। किसानों ने एक बार अपना जत्था दिल्ली के लिए रवाना किया था। वहां पहले भी इस तरह का प्रकरण देखने को मिला था कि वहां फिर से किसानों को लौटना पड़ा था। लेकिन आज फिर किसानों को करीब 6 किसान घायल हुए हैं शंभू बॉर्डर पे, जिसके बाद शरण सिंह पंढेर ने उनको वापस बुला लिया। हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये पता चलेगा कि आखिर ये जत्था आगे जाएगा या नहीं जाएगा। इसका फैसला प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किया जाएगा। लेकिन मनोज, अभी हालात कुछ इस तरह के बने हुए हैं कि सभी जगह जो है पुलिस प्रशासन चाक चौबंद व्यवस्था के साथ बनी हुई है। हालांकि जिस तरह से किसानों पर जो है टीयर गैस का इस्तेमाल किया गया है, शरण सिंह पंढेर उसमें जो है साफ कहते दिखाई दिए हैं। दुखी मन से उन्होंने कहा है कि मुझे दुख है कि किसानों के ऊपर फिर से टीयर गैस का इस्तेमाल किया गया। हालांकि इसमें 6 किसान घायल हुए हैं, जिनको इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया गया है। लेकिन मनोज, सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर बार बार किसानों को क्यों रोका जा रहा है? क्योंकि किसान पहले भी अपनी एमएसपी की मांग को लेकर के बॉर्डर पे बैठे थे। वहीं 12 दिसंबर के लगभग उनको इन्होंने स्थगित किया था अपना आंदोलन जो है। लेकिन उसके बाद भी जब बात नहीं मानी जा रही है तो आखिर क्यों किसानों को बार बार रोका जा रहा है मनोज? हाँ, निश्चित रूप से विनीत, आप हमारे साथ बने रहिए। एक छोटे से ब्रेक का वक्त है। हमारे साथ मेहमानों का पैनल जुड़ा हुआ है। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं और अपने मेहमानों से इस विषय पर सवाल करते हैं। हम बात कर रहे हैं दिल्ली चले किसान, शंभू बॉर्डर पर घमासान। सीधे चर्चा पर चलते हैं। हमारे साथ मेहमानों का विशेष पैनल जुड़ा हुआ है। प्रदीप चौहान कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुकेश सिंह जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रुस्तम अली जी आपके पास आएंगे। आप किसान नेता हैं। किसानों की अगर बात करें, एक बार फिर से अन्नदाता सड़कों पर है अपनी विभिन्न मांगों को लेकर। इस दौरान तमाम इससे पहले जो आंदोलन हुए उसमें भी तमाम राजनीतिक गतिविधियां हुई। किसानों को आश्वासन दिया गया। 2 दिन पहले उपराष्ट्रपति ने कहा कि किसानों से जो वादा किया गया था वो वादा आखिर क्यों नहीं पूरा किया गया। आज संसद में भी इसको लेकर तमाम गहमी देखने को मिली। किसानों की मूल समस्याएं अब क्या हैं और मांगे क्या हैं? पुरानी मांगे भी इसमें शामिल है। नई मांगों के साथ किसान एक बार फिर से सड़कों पर है। जी, पहली तो किसान बच्चे को पता है कि एमएसपी को लेके है सर, ठीक है। और दूसरी, जो किसान जब दिल्ली गए थे, जो बीजेपी सरकार ने किसानों पे पर्चे किए थे, उनको रद्द करने की मांग है। पर अब मसला ये है कि जब बीजेपी सरकार जो कोर्ट में है, ठीक है, तो वहां पे जब हमको ये बता दिया गया है कि आप पैदल मार्च 101 बंदे के साथ जा सकते हैं, तो वहां पे अब हरियाणा सरकार का यहाँ पे क्या रोल है कि हमारे नौजवान जो पंजाब के जख्मी हो रहे हैं, हमारे बुजुर्ग जख्मी हो रहे हैं, तो इनका जिम्मेवार कौन है? तो सरकार तो ये चाहती ही नहीं कि अपनी मांगों को कोई उस पे कोई एक्शन लिया जाए। तो हम यही चाहते हैं कि हमारी जो मांगे हैं इनको पूरा कर दिया जाए। हम खुद आगे बढ़े, हमारी मांग को पूरा किया जाए। हम अपना मांग पूरी करवा के हम वापस आ जाएंगे। चलिए ठीक है। हमारे साथ अबरेल मलिक जी बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। अबरेल मलिक जी, एक बार फिर से अन्नदाता सड़कों पर है अपनी तमाम मांगों को लेकर। क्या लगता है, सरकार की टेंशन फिर बढ़ने वाली है? क्योंकि अन्नदाता एक बार फिर से पूरी तैयारी के साथ सड़कों पर उतर चुका है। जी मनोज जी, नमस्कार। देखिए, जहां तक विषय है किसानों का, किसानों के साथ भारतीय जनता पार्टी पहले भी थी, आज भी है और भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से किसानों के प्रति समर्पित भाव के साथ कार्य कर रही है। हम किसानों के हित में खड़े रहने वाले लोग हैं। और यदि बात किसान की है और किसानों के लिए हमने क्या किया, हमारी क्या उपलब्धियां हैं किसानों के लिए और कृषि क्षेत्र में, तो इस बात को भी जान लेना चाहिए। उत्तर प्रदेश में हमने वादा किया था, अगर हमारी सरकार बनती है तो लघु एवं सीमांत किसानों के 1-1 लाख रुपए तक का ऋण माफ करने का कार्य किया जाएगा। पहली कैबिनेट बैठक में किया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार आती है, योगी जी मुख्यमंत्री बनते हैं। पहली कैबिनेट बैठक में हमारी सरकार के द्वारा यह फैसला लिया जाता है कि पूरे उत्तर प्रदेश के प्रत्येक सीमांत किसान का जिसने भी कर्ज लिया हुआ है उसका 1-1 लाख रुपए तक का कर्ज माफ किया जाएगा। ये हमारा फैसला। नंबर 2, सॉइल हेल्थ कार्ड चलाने का कार्य केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है। माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार के द्वारा सही से एग्जीक्यूट कराया जाता है। मोदी जी के द्वारा सॉइल हेल्थ कार्ड को चलाया जाता है। उसके साथ साथ जिस प्रकार से केंद्र सरकार के द्वारा फसल बीमा योजना को चलाया जाता है। अगर बात कर ली जाए किसान सम्मान निधि की, हम लोग किसान सम्मान निधि को चलाने का कार्य करते हैं।
प्रारंभ करते हैं। अब बताना चाहिए कांग्रेस पार्टी को, ये किसानों के हित की बात करते हैं। 60 साल इस देश की सरकार रही जी, 60 साल तक इन्होंने क्या फैसले लिए, 60 साल तक इन्होंने हित में बात करते हैं 2014 के बाद की। प्रत्येक कांग्रेसी की अगर देख ली जाए हिस्ट्री उठाकर, ये 2014 से बोलना प्रारंभ करेंगे। क्या 2004 से 2014 तक के मध्य में कुछ नहीं बोलना चाहते हैं? 4 से 14 तक के पन्ने को अपनी पुस्तक से आखिर क्यों फाड़ कर फेंक देते हैं, मैं जानना चाहूंगा। 4 से 14 तक मनमोहन सिंह जी की सरकार रही, यूपीए लेड गवर्नमेंट रही, सोनिया जी के द्वारा रिमोट कंट्रोल के माध्यम से वो सरकार चलाई गई। आखिर कांग्रेस पार्टी का कोई भी नुमाइंदा, कोई भी व्यक्ति संबंध में नहीं बोलना चाहता है। 60 साल इन्होंने राज किया, किसानों के हित में कौन से फैसले लिए, 10-20 फैसले इन्हें गिना देने चाहिए। लेकिन केवल ये बात करेंगे अडानी और अंबानी की, और अडानी अंबानी में भी अडानी के साथ ये गठबंधन करके बैठे रहते हैं। जहां इनकी सरकार होती है, तेलंगाना में इनकी सरकार है, इन्होंने अडानी के साथ गठबंधन कर रखा है। लेकिन अविरल जी 2 दिन पहले उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि किसानों से जो वादा किया गया वो वादा किसानों से क्यों नहीं निभाया गया। आज संसद में इसी को लेकर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने चुटकी भी ली। जी अविरल जी, उपराष्ट्रपति को क्यों कहना पड़ा कि भाई जो किसानों से वादा किया गया था वो वादा पूरा क्यों नहीं किया गया? देखिए, जहां तक विषय है किसानों का, किसानों के साथ हम हमेशा खड़े हैं। जो भी आवश्यक होगा किसानों के हित में, निश्चित रूप से वो फैसला लिया जाएगा। और जो लोग हमें किसान विरोधी बताते हैं, जवाब उन्हें देना चाहिए कि उन्होंने क्या किस प्रकार की दुर्दशा कर रखी है जहां इनकी सरकारें हैं। हिमाचल प्रदेश की बात कर ली जाए, बात कर ली जाए कांग्रेस शासित राज्यों की, बात कर ली जाए पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल में टीएमसी लेड गवर्नमेंट है, ममता बनर्जी की सरकार है। क्या दुर्दशा है वहां किसानों की, बताना चाहिए इन्हें इस विषय में, लेकिन कोई स्पष्टीकरण नहीं देंगे। केवल अडानी और अंबानी की माला जपने का काम करेंगे, हमें किसान विरोधी ठहराने का चलिए जवाब ले लेते हैं। अविरल जी जवाब ले लेते हैं। प्रदीप चौहान जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रदीप चौहान जी, आप भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाते हैं कि किसान विरोधी है भारतीय जनता पार्टी, लेकिन स्वामीनाथन की अगर रिपोर्ट की बात की जाए तो कांग्रेस ने स्पष्ट रूप से स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू करने से मना कर दिया था। आज शिवराज सिंह चौहान संसद में इसी बात को लेकर बोल रहे थे कि कांग्रेस ने स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू करने से स्पष्ट रूप से मना कर दिया था। आज हालांकि किसान की अभी भी स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू करने की जो मांग अभी भी बनी हुई है। आप किसान विरोधी भाजपा को बताते हैं और भाजपा कह रही है कि नहीं, कांग्रेस को अपने उसमें गिरेबान में झांकना चाहिए। देखिए, मेरा ये कहना है जो किसानों का जो मुद्दा है जी, इसमें हमें कांग्रेस और बीजेपी ना करके अपने किसान और जवान के बारे में सोचना चाहिए। बीजेपी ने हालात ये बना दी है कि बेटा पुलिस में जाके सुरक्षा कर रहा है और पिता आंदोलन कर रहा है। किसानों की मांग वर्षों से जो लंबित है, भारतीय जनता पार्टी अगर किसानों की हितैषी है तो उन्हें आंदोलन क्यों करना पड़ रहा है? और ये अगर हम कहते हैं कि कांग्रेस ने स्वामीनाथन आयोग की जो रिपोर्ट थी वो लागू करने से मना कर दिया, तो भैया आपको किसने मना किया है? आप लागू क्यों नहीं कर देते? किसान पिछले कितने, अब नवंबर का महीना चल रहा है, इतनी सर्दी में हमारे अन्नदाता को अगर सर्दी में आंदोलन पर बैठ रहा है तो क्या आत्मा इनसे मतलब आप लोगों में एक दूसरे पर स्वामीनाथन की रिपोर्ट एक दूसरे पर आरोप सिर्फ लगाते रहेंगे और किसान इसी के बीच में पिसता रहेगा। आप कहेंगे बीजेपी लागू क्यों नहीं करती है, बीजेपी कहेगी आप क्यों नहीं लागू करते हैं। 10 साल शासन के बाद भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि कांग्रेस इसका जिम्मेदार है, आपने उससे पहले शासन किया है, लेकिन किसान आज भी वही बदहाल स्थिति में बना हुआ है। नहीं, हमारा कहना ये है कि अगर ये कांग्रेस ने लागू नहीं की तो भैया आपको लागू करने से किसने मना किया? अगर आप किसानों के हितैषी हैं तो आप लागू कर दीजिए जी। और किसानों की जो एमएसपी की जो मांग है वो वर्षों से लंबित है, पहले भी सालों साल किसान आंदोलन में बैठे रहे, अभी पिछले 11 महीने से बैठे हुए हैं। अगर आप किसान के हितैषी हैं तो किसानों को आंदोलन करने की आवश्यकता ही क्यों पड़ रही है? और यहाँ तक भी देखा कि बेटा पुलिस में रहकर किसानों को रोक रहा है और पिता किसानों के साथ आंदोलन कर रहा है। इतनी भावनात्मक स्थिति बना रखी है। मैं जवाब आपसे निवेदन है, आप किसानों आते हैं, अविरल जी आते हैं आपके पास, जवाब लेंगे। अन्नदाता को सड़क पर बैठाने का काम कौन कर रहा है जी? अन्नदाता की जो अपनी मांग है, आप किसानों के हितैषी हैं तो उनको आंदोलन करने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? तो हम तो चाहते हैं किसानों की मांग मानी जाए और हमारे अन्नदाता को
चलिए ठीक है प्रदीप जी, ठीक है प्रदीप जी। मुकेश सिंह जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए। मुकेश जी, किसानों की जो समस्याएं हैं, लगातार किसान अपनी समस्याओं से जूझ रहा है, सड़क पर उतर रहा है। कई तमाम ऐसी मांगे हैं किसानों की जो जायज भी हैं, लेकिन उन मांगों को लेकर किसान लगातार सड़कों पर उतर रहा है, परेशान है किसान। लेकिन जो है राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे पर आरोप मढ़कर इतिश्री कर लेती हैं और किसान की जो समस्याएं जो कि तो बनी रहती हैं। बिल्कुल मनोज जी, किसानों की जो समस्याएं हैं बिल्कुल निश्चित तौर पर वो सही समस्याएं भी हैं और उसका वो समाधान हमारे देश के प्रधानमंत्री से लगातार मांगते आ रहे हैं। आपको मैं बता देना चाहता हूं कि पिछले साल जब आंदोलन खत्म हुआ था प्रधानमंत्री जी की अपील के बाद, तो कितनी चीजों पर अमल लिया गया, ये बिल्कुल निश्चित तौर पर सवालिया निशान है भारतीय जनता पार्टी का। क्योंकि आपको बता दें कि हरियाणा की अगर बात की जाए तो वहां पर 24 फसलों को एमएसपी पे लिया जा रहा है, लेकिन पूरे देश की बात हो रही है। एक राज्य पूरे देश का फसल नहीं खरीद सकता, केंद्र सरकार के हाथ में ये सारी चीजें होती हैं। और कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर बीजेपी ने आज जो बीजेपी के कैबिनेट मंत्री है शिवराज सिंह चौहान, मिनिस्टर ऑफ स्टेट है भगीरथ चौधरी, इन दोनों ने बिल्कुल निश्चित तौर पर कहा है कि वो एमएसपी पर सारी फसलों को लेंगे। लेकिन सिर्फ कह देना का सवाल नहीं है, निश्चित तौर पर नीचे लेवल पर इसको अमल में लाना होगा। सभी सरकारों को बोलना पड़ेगा, स्टेट सरकार को प्लस केंद्र सरकार की जितनी भी एजेंसीज है उनको एमएसपी के अंदर लाना होगा। आपको बता दें किसानों का मेन मुद्दा उनकी फसलों को एमएसपी पे ना लेने की बात है। बात ये नहीं है कि केंद्र सरकार ले रही है या राज्य सरकार ले रही है, सवाल है कि एमएसपी पे ज्यादा से ज्यादा फसलों को रेगुलाइज किया जाए। ये नहीं कि एक बार ले लिया फिर दोबारा अगले साल वो फिर धरना प्रदर्शन करने जाएंगे। कहीं ना कहीं सरवन सिंह पटेल की अगर बात की जाए तो उनकी भी कहीं ना कहीं कई किसान आंदोलन अभी उनके साथ नहीं है। अगर गुरनाम सिंह टंडोनी की बात की जाए जो कि हरियाणा के किसान नेता हैं, बड़े नेता है, उन्होंने आज बयान दिया है कि हम उनके साथ नहीं है, हमारे लोग उनके साथ। उन्होंने साफ तौर से कहा कि मनमानी की जा रही है, हम साथ में नहीं, हमारा नैतिक समर्थन जरूर है। जी बिल्कुल निश्चित तौर पर मनोज जी, मैं यही बात कर रहा हूं कि हो सकता है कि हर जितने भी संगठन किसान आंदोलन से जुड़े हुए हैं उनमें से कई संगठन अभी इनके साथ नहीं है। और मैं ये चाहूंगा या इनको सुप्रीम कोर्ट की भी अगर एक जजमेंट आई थी जिसमें उन्होंने कहा था कि कहीं ना कहीं बातचीत से रास्ता निकालना होगा। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने भी एक टीम गठित की थी और सुप्रीम कोर्ट ने भी एक टीम गठित की थी, लेकिन कहीं ना कहीं बात नहीं बन पाई और ये आंदोलन आगे बढ़ता आ रहा है। जी मनोज। निश्चित रूप से मुकेश सिंह जी, एक अहम सवाल सरकार इस पर लगातार बात करती नजर आ रही है। किसानों की एमएसपी की अगर जहां तक बात सामने आ रही है, कई ऐसी फसलें हैं जिन पे देश जो है आत्मनिर्भर नहीं है, विदेशों से हमें आयात करना पड़ता है। सरकार लगातार कहती रही है कि ऐसी फसलें किसान क्यों नहीं करते हैं जिससे देश को भी लाभ हो, और उस पर गारंटी भी सरकार देने को तैयार है। लेकिन गेहूं है, धान है, कुछ ऐसी फसलें हैं, चावल है, यही जो है मुख्य रूप से किसान करता है, क्योंकि इन्हीं फसलों में हो सकता है किसान को मुनाफा नजर आता है। और सरकार जो लगातार अपील करती है, लेकिन उस अपील का कुछ होता नहीं है। किसान उन्हीं फसलों को करते हैं और एमएसपी भी उन्हीं फसलों पर मांगते हैं। मनोज जी, मैं आपको चीजें बता देना चाहता हूँ कि टेक्निकली समस्याएं कहाँ पर आती हैं। एमएसपी को रेगुलाइज करने के लिए दो एजेंसीज हैं जिनका नाम CACP और CCEA, जिसे हिंदी में अगर बात की जाए तो कृषि लागत और मूल्य आयोग और आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति, ये ही सिफारिश करती है केंद्र सरकार को एमएसपी के लिए। आपको बता दें कि इसके अंदर कई विशेषज्ञ हैं, कई मंत्रिमंडल के साथी भी और विपक्ष के भी कुछ नेता उसमें शामिल है, इस कमेटी के अंदर शामिल होते हैं। लेकिन आप खुद भी आप जानती हैं कि देश कई चीजों में आत्मनिर्भर नहीं है, बिल्कुल निश्चित तौर पर। लेकिन आपको ये भी समझना होगा कि हमारे देश के अंदर जलवायु परिवर्तन की अगर बात की जाए तो उत्तर भारत में धान और गेहूं बहुत ज्यादा होता है, दक्षिण की तरफ जाएंगे तो कोई और फसल ज्यादा होती है। तो इसके लिए एक जो कमेटी है वो ही फैसला लेती है। अगर हम अपनी बात करें तो हमें लगता है कि क्यों नहीं ले रहे, आम जनता सोचते हैं कि किसानों की सारी फसलें क्यों नहीं ले पा रही। फंड उसको आप स्टोर करना प्लस उसकी लागत, हर चीज डिपेंड करती है, जो ये दो समितियां देख के एमएसपी के लिए सिफारिश करती हैं। और आपको मैं एक चीज और भी बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने 2019 में जाके स्वामीनाथन की कुछ सिफारिशों को लागू किया है। सारी सिफारिशों को अभी तक भी लागू नहीं किया गया है। आपको बता दें 2014 से लेकर 2019 तक मोदी सरकार ही थी। 5 साल बाद 2019 में चुनावों के समय पर ये
इनकी लागत को माना गया और अब 2024 आ गई। पिछले साल प्रधानमंत्री मोदी जी ने सबके सामने कहा कि हम इनकी मांगों को पूरा करेंगे। एक साल का समय बीत गया है, कहीं ना कहीं किसानों की मांग जायज भी कही जा सकती है, लेकिन किसी भी तरह का किसी को नुकसान ना हो, कोई घायल ना हो, और बातचीत सिर्फ बातचीत से ही निकल सकती है, किसी तरह के दंगे से, किसी को मारपीट से या इस तरह के किसी भी आंदोलन से। मेरा ऐसा मानना है कि ये सिर्फ मेरी पर्सनल राय है कि बातचीत से ही रास्ता निकलेगा। संसद चल रही है, सभी क्षेत्रों के अंदर जो किसान नेता हैं वह अपने सांसद नेताओं को बोले, क्योंकि संसद चल रही है, संसद के अंदर ही इस चीज की बातें रखी जानी चाहिए। और बिल्कुल निश्चित रूप से हमारे साथ मुकेश जी आप हमारे साथ बने रहे। रुस्तम अली हमारे साथ बने हुए किसान नेता। रुस्तम जी, लगातार सरकार कह रही है कि हम लगातार आपको सम्मान निधि दे रहे हैं, सभी फसलों पर हम, हालांकि अभी कानून जिसकी आप मांग कर रहे हैं कानून में गारंटी नहीं दी गई है, लेकिन सभी फसलों पर एमएसपी सरकार दे रही है। और संसद में भी आज शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि हम सभी फसलों पर एमएसपी दे रहे हैं। किस फसल पर आपको एमएसपी नहीं मिल रही है और आखिर आप गारंटी पर ही आप लोग क्यों अड़े हुए हैं? क्या भरोसा नहीं है या और कोई कारण है? ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਬਾਕੀ ਵੀ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਵਾਪਸ ਆਇਆ, ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਉਹ ਮੁੱਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਐ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੌਂਕ ਥੋੜੀ ਆ ਕਿ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਖਾਣਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਲਗਾਤਾਰ ਧਰਨਾ ਚੱਲਦੇ ਨੂੰ, ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਲਾਬਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਡਰੋਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਛੱਡੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਉਹ 26 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਮਰਨ ਵਰਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਐ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਦੁਖੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਮਰਨ ਵਰਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇ, खुशहाल होवे, किसानों दी तुसी छड्डो। रुस्तम अली जी, अगर सरकार बात सुनती नहीं है, पिछली बार आपका आंदोलन हुआ, उसमें तमाम ऐसी घटनाएं घटित हुई, लेकिन अब आखिरकार प्रधानमंत्री झुके, सरकार झुकी और 3 जो कानून के खिलाफ जो आंदोलन था, सरकार को झुकना पड़ा और सरकार झुकी। तो ऐसा नहीं है कि सरकार सुनती नहीं है, सरकार जो उसको ठीक लगता है कि नहीं ये ठीक है तो झुकती भी है सरकार, ऐसा तो है नहीं। ਮੰਨ ਲੈਂਦੀ ਆ ਗੱਲ ਮੀਡੀਆ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਆ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਕਰਦੀ ਵੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਆ ਨਾ, ਆਮ ਲੋਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਰਦੇ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਇਹ ਆ ਕਿ 26 ਤਰੀਕ ਦੇ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਮਰਨ ਵਰਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਅੱਜ 6 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਪੈਦਲ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਤੇ ਪੈਦਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਐ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਕਰਨਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਸਰਕਾਰ? ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਕੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਬੰਦਾ ਇੰਨਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ ਇਸ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਆ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਗਰੋਥ ਦੀ, ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ, ਕੋਈ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤ ਦੀ, ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਬਾਕੀ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਮੁੱਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਾਰਗਰ ਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਜੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਨਾ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕੀ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੂੰਗੇ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਬ ਦੂੰਗੇ। ਇਹ ਐਦਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕਾ, ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਇੱਕ, ਮੈਨੂੰ ਐ ਲੱਗਦਾ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ संघर्ष की गल हमेशा सब तो पहला करता है, ठीक है। नहीं रुस्तम अली जी, ये समस्याएं कोई एक दिन की समस्या नहीं है, या भाजपा की समस्या ये नहीं है कि आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी आने के बाद से ये समस्या थोड़ी पैदा हो गई, ये तो पहले से समस्या है। आप लोगों की मांगे समय समय पर मानी जाती रही हो, चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही हो। हाँ, वो अलग बात है कि आपकी जो भी मांगे हैं सारी मांगे मानी नहीं जाती है। जी और दसो और की कहना है। चलिए मैं जवाब ले लेता हूं। रुस्तम जी, आपका जवाब ले लेता हूं। अविरल मलिक जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अविरल मलिक जी, आप बहुत देर से सुन भी रहे हैं और जवाब देना चाहते हैं। हालांकि मैं इत्तेफाक नहीं रखता हूं, किसान नेता रुस्तम अली ने कहा कि सरकार जो है वो कोई काम नहीं कर रही है, काम नहीं कर रही होती सरकार दोबारा सत्ता में क्यों आती, लेकिन तमाम आरोप भी उन्होंने लगाए। जवाब दे दीजिए आप।
नहीं देखिए उनका रुस्तम जी आते हैं आपके पास, अब जवाब ले लीजिए आप। अविरल जी को सुन भारतीय लीजिए। जनता पार्टी के द्वारा जिस प्रकार से किसानों के हित में कार्य किए गए वो सबको नजर आ रहे हैं। और ये मुझे शायद लगता है, शायद पंजाब से बिलोंग करते होंगे तो इन्हें मालूम होगा कि हरियाणा के लोगों ने किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया। हरियाणा के लोगों ने, हरियाणा के किसानों ने, हरियाणा के माताओं बहनों ने किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी को वोट देकर भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का अभूतपूर्व तरीके से फैसला लिया। और उसके बाद जैसे ही इंडी गठबंधन वहां हारा तो इंडी गठबंधन के लिए ईवीएम खराब हो गई, क्योंकि जहां इंडी गठबंधन हार जाता है वहां इनके लिए ईवीएम खराब हो जाती है। ईवीएम और उसमें नहीं जाएंगे, किसान पे बात कर लीजिए अविरल जी। जी नहीं देखिए, अगर किसानों की बात कर ली जाए तो किसानों ने भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा चुनाव में वोट देकर तीसरी बार माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का कार्य किया। और महाराष्ट्र के चुनाव की अगर बात कर ली जाए, महाराष्ट्र के चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी को जिताने का कार्य किसानों के द्वारा वोट देकर किया गया। उत्तर प्रदेश के विधानसभा के उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 9 में से 7 सीटों पर विजयी बनाने का कार्य जो किया गया वो भी किसानों के द्वारा किया गया। इस विषय को भी देखा जाना चाहिए। उसके साथ साथ अगर बात की जा रही है किसानों के हित की, तो अनेकों जन कल्याणकारी योजनाएं भारतीय जनता पार्टी के द्वारा चलाई गई। और पहले क्या होता था, किस किसान की बात की जा रही है, पहले 2014 से पहले तो गरीबों के खाते ही नहीं खुले थे। हमारे आने के बाद बैंकों में खाते खुलते हैं। ये कौन सी इकोनॉमी की बात करते हैं कांग्रेस के लोग? बिना खातों के, बिना बैंकों से लोगों को जोड़े हुए कौन सी इकोनॉमी की कल्पना कर रहे थे? आखिर मैं भी तो जानना चाहता हूं, कौन सा कांग्रेस का वो इकोनॉमिस्ट है जो बताता है कि विदाउट बैंक अकाउंट्स के वो इकोनॉमी की, अच्छी इकोनॉमी की कल्पना कर लेता? किस प्रकार के लोग? अविरल जी ठीक है, प्रदीप जी से जवाब ले लेते हैं। प्रदीप जी, अविरल जी का साफ तौर पर कहना है कि किसान आंदोलन जो पिछले 11 महीनों से चल रहा था, इसी आंदोलन के बीच उन्होंने हरियाणा में सरकार बनाई, लोकसभा में उनको जीत मिली, यानी कि किसानों का सपोर्ट उनको कहीं ना कहीं मिला है और इसी के बदौलत उनकी सरकार बनी है। तो किसान की जो समस्याएं तो जरूर है, लेकिन कहीं ना कहीं किसान संतुष्ट भी है भारतीय जनता पार्टी की सरकार से, तभी उनको फिर से चुन कर लाई है। अभी जो ये हरियाणा की बात कर रहे हैं, लोकसभा के चुनाव में हरियाणा में 5 सीटें कांग्रेस पार्टी की जीती, 37 सीटें हम विधानसभा की जीते हैं। और कांग्रेस की बात नहीं करें, आप हरियाणा प्रदेश की बात कर लीजिए। हरियाणा प्रदेश का जवान, हरियाणा प्रदेश का किसान, हरियाणा प्रदेश का पहलवान, वो भी दिल्ली में बैठ के भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ प्रदर्शन करके आए हैं। जो बेटियां पहलवान जो बैठी हुई थी दिल्ली में, वो भी हरियाणा की थी। ऐसा नहीं है कि हरियाणा के अंदर बीजेपी की लहर चली हुई है। हरियाणा के किसान तो इतने परेशान है कि जब हमारे सम्मानित अन्नदाता, हमारे किसान भाई जब यहाँ पे हरियाणा में बैठे थे, तो हरियाणा के हमारे सभी साथियों ने तो वहां पे साथ दिया है उनका। यहाँ से तो दूध की ट्रैक्टर में ट्रॉलियां भर भर के, टंकियां भर भर के दूध की गई है यहाँ पे। तो हरियाणा का किसान जो है पंजाब के किसान के साथ में है। और हरियाणा के अंदर किसानों की हालत भी बहुत अच्छी नहीं है। हरियाणा के किसान भी बड़े परेशान है। ऐसा नहीं कि बीजेपी को लहर चली हुई है। बीजेपी के सारे कहते थे हरियाणा में मुश्किल से लोकसभा की 1 सीट आएगी, लेकिन हरियाणा के किसान और जवान ने हमें 5 सीटें देने का काम किया है। चलिए, बिल्कुल हमारे साथ सुखविंदर सैनी जी जुड़े हुए हैं। सुखविंदर सैनी जी, अगर अभी की बात करें, सरवन पंडेर जी ने कहा था कि अभी कुछ देर पहले ही उनका बयान सामने आया था कि आगे की रणनीति कुछ देर के बाद तय होगी। अभी तक किसानों की तरफ से किसी तरीके की कोई प्रतिक्रिया सामने आ रही है? वहां पर किसानों का जो जमावड़ा था वो किसान वापस जा चुके हैं, क्या स्थिति है अभी की? जी, जो मोर्चे के ऊपर गए थे किसान वो फिलहाल वापस आ गए और प्रेस कॉन्फ्रेंस की तैयारी और प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ चल रही है। जल्द ही जो फैसला आ जाएगा। ये बता दें कि जो आसपास के जो किसान थे वो भी आज इकट्ठा होना शुरू हो गए हैं। जैसे ही आज उनको पता लगा कि ये जो सरकार, जो हरियाणा सरकार है, किसानों को आगे नहीं जाने दे रही, जबकि 101 एकड़ जत्था जो जाने की इन्होंने परमिशन दी हुई थी, कोर्ट की तरफ से परमिशन मिली थी, उसके विरोध में आज देख सकते हैं कि पंजाब के किसान जो बड़ी गिनती पे शंभू बॉर्डर पे इकट्ठे होने शुरू हो गए। बता दें कि कुछ ही समय में सरवण सिंह पंडेर जो है बड़ा ऐलान करने वाले हैं। तो हम जैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है हम आपको। चलिए सुखविंदर जी, माफी के साथ आपको रोकना चाहेंगे और सभी मेहमानों का बहुत माफी के साथ शुक्रिया करना चाहेंगे। मुकेश जी, आपसे माफी चाहते हैं।